So hello everyone, my name is Dhananjay Kumar, 9 pointer from Civil Engineering IIT Bombay. फ्लूइड मैकेनिक्स की इस वीडियो सीरीज में ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, एंड इस लेक्चर में फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले ये देखते हैं कि व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़ेंगे उसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकंड चीज ये बेसिक फाउंडेशन है। ये कि आप जो भी चीज पढ़ने वाले हैं आगे जाके वो बेसिक उसके लिए बेसिक फाउंडेशन है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग रहा तो आपको आने वाले वीडियोज में प्रॉब्लम नहीं होगी बेसिक लेवल पे। ओके, मीन जो चीज हम छोटे छोटे चीज में फंस जाते हैं उसमें नहीं फंसेंगे। सो सेकंड चीज आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियोस, कि इस वीडियोस का बनाने का क्या है। इस वीडियोस को देखने के बाद आप डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड जान जाएंगे कि फ्लूइड कहते किसको है। नो द फील्ड ऑफ फ्लूइड मैग्नेटिक्स, की फ्लूइड मैग्नेटिक्स के कितने फील्ड हैं। थर्ड थिंग्स की डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है। फिफ्थ वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट इज डायनेमिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। ओके, सो डिफिनेशन क्या देखते हैं कि ये डिफिनेशन कहता है फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ द शियर स्ट्रेस में बी। समझ आया? नहीं आया समझ? तो इसको बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या पे है शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है पता है आपको? मान लेते कोई भी एरिया दिया हुआ है, मान लेते आप कोई भी एरिया दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि एक मान लीजिए ये एरिया, ठीक है। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि आप कुछ एंगल पे लगा रहे हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा? स्ट्रेस जो होता है, जो स्ट्रेस का डिफिनेशन होता है वो होता है कि आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड फोर्स स्ट्रेस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सियल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज शियर स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है आपको पता होगा कि कोई एरिया दिया हुआ है, आपको इस एरिया पे कुछ फोर्स लग रहा है। आपको मान लो कि एक एरिया दिया हुआ है, इसे कुछ फोर्स लग रहा है, तो आपको बताना है कि एक्सियल क्या होगा। आपको क्या करना, जो भी फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीजिए। मींस जो भी होगा फोर्स का एक तरह से कि नॉर्मल फोर्स को बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नॉर्मल फोर्स किसके नॉर्मल होना चाहिए? एरिया के नॉर्मल होना चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ एरिया का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, पता होना चाहिए, और उसका जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। और ये प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है ये इसका एरिया का का नॉर्मल मतलब डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड और आपका डायरेक्शन बोथ होता है। उसके बाद आता है सेकंड चीज शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस होता है कि पैरेलल फोर्स होना चाहिए, मींस पैरेलल फोर्स किसके पैरेलल, एरिया के पैरेलल। इसके पैरेलल एरिया के पैरेलल याद रखिएगा कि एरिया के फोर्स मींस कि मान लो एरिया है, आप पीछे पीछे फोर्स लग रहा था, आपने क्या किया, इसको दो कंपोनेंट होगा, एक एरिया के पैरेलल एरिया के प्लेन में, एक एरिया के परपेंडिकुलर। तो एरिया के परपेंडिकुलर के द्वारा जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको क्या बोलेंगे हम? शियर स्ट्रेस। और जो फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट के द्वारा जो स्ट्रेस लग रहा है उसको क्या बोलते हैं आप? शियर स्ट्रेस। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर विजुअलाइज करना है, आप मान लो कि एक रॉड ले लो, ऊपर में लटका दो और वो बीचों नीचे, तो वो जो अब क्या होगा कि टेंशन है या जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो कौन सा टेंशन, वो कौन सा स्ट्रेस होगा? वो जो स्ट्रेस होगा वो एक्सियल स्ट्रेस होगा। या मान लो कि आप किसी चीज में झूल रहे हो, तो वहां जो आपके पेन जो हो रहा है वो पेन जो है किसकी वजह से हो रहा है? वो एक्सियल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। वो जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है आपके हाथ में वो किस तरह का हुआ? वो आपका एक्सियल स्ट्रेस हुआ। लेकिन शियर स्ट्रेस क्या हुआ? आप मान लो कि आपका ये हैंड है, आप यहाँ से इसके पैरेलली फोर्स लगा रहे हो जोर से। आप जब फोर्स लगा रहे हो जिस जोर से, तो क्या होगा? आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ पेन हो रहा है। तो ये जो फोर्स लगा उसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसका बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो आप आई थिंक आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि एक्सियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो यही बता रहा है कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसको अगर हम शियर स्ट्रेस लगाए ना तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। कि हल्का मान लो कि आप 10 मिली न्यूटन मीटर स्क्वायर भी अगर शियर स्ट्रेस लगाओ तो डिफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लो, जो हल्का से भी अगर उसमें पानी के पे हाथ ऐसे करो तो वो क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा कि जो उसका शेप है उसे क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल द शियर स्ट्रेस में भी, कितना भी शियर स्ट्रेस कम रहे वो डिफॉर्म हो जाएगा। इस तरह के सब्सटेंस को फ्लूइड कहते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि फील्ड ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का कितने फील्ड होते हैं? तो फ्लूइड मैकेनिक्स के मेनली 3 फील्ड होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टैटिक्स में हम फ्लूइड जब रेस्ट में होता है तो उसका अगर फेनोमेना पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक बीकर में फ्लूइड रखा गया आपका और आपको फाइंड करना है कि एच दूरी पे प्रेशर कितना होगा, तो हम जानते हैं कि रो जी एच होगा। तो इस तरह के जो फेनोमेनन को हम अप्लाई करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आपका फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स। ओके। एंड काइनेमेटिक्स में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपका फ्लूइड मोशन में है, मान लीजिए आपकी एक गाड़ी जा रहा है, टैंकर जा रहा है, उसमें ऑयल भरा हुआ है, जा रहा है, इस तरह के अगर हम फेनोमेना को पढ़िएगा
तो इसमें का काइनेमेटिक्स में आता है, मीन्स उसमें आपको मेनली फोर्स से क्या जाता है, मीन्स आपको क्या है कि आपका इसमें फोर्स को कंसिडर किया जाता है, आपका एक्सेलरेशन को कंसिडर किया जाता है, आपका मास को कंसिडर किया जाता है, जो भी चीज है। ओके, ये हो गया आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एंड डायनेमिक्स में क्या होता है, आपको एनर्जी एनालिसिस करना होता है कि काइनेमेटिक्स में एक चीज है कि मान लो कि वो आपको पता है कि वो जा रहा है, तो कोई ऐप लग रहा है फोर्स, बट वो ऐप जो फोर्स से लगा कौन रहा है, वो काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते, वो डायनेमिक्स में आगे बढ़ते हैं कि मेरा एनर्जी हम मान लो फ्लूइड पे लगा फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तो एक तरह से वो एनर्जी एक प्लेस दूसरे जगह एनर्जी लगा, तो एनर्जी दे कौन रहा है, वो हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या क्या डिफरेंसेज है और इसको किस केस में क्या पढ़ते हैं। ओके, आते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो आपको पता होगा कि डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है और उसका यूनिट हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब, और इसका अगर हम डायमेंशन करें तो क्या आ जाएगा ml⁻³ ओके। सेकेंड आता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है सबसे पहले, इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। मींस मान लो कि आप वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या होगा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मास जो है इस केस में ये 1 है, यहाँ जो मास है ये 1 है, मींस क्या हो जाएगा आपका 1/ρ, ये आपका हो जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ पे जो है इसका वॉल्यूम है और इसका जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम का होगा वो 1/m³ हो जाएगा, मतलब पर मीटर क्यूब है, और मींस की वॉल्यूम को हाँ 1/m³ इसका यूनिट हो जाएगा और डायमेंशन क्या हो जाएगा मैंने, मतलब ये वॉल्यूम ही है, बस ये डिफरेंस है कि ये 1 kg कोई ऑब्जेक्ट का अगर जो वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं वही क्या हो गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब समझो, आप समझो ये कि डेंसिटी मतलब समझ गया हो कि मास केजी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी मतलब हुआ क्या कि डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू समवन। आप मान लो कि आप बोलते हो कि इसका तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एक्चुअली हम उसको किसी के रिलेटिव में बोलते हैं, उसको जीरो के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अगर हम फारेनहाइट में चले गए तो वहां पे दूसरा आ जाएगा। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको रिलेटिव मतलब कि किसी के रिलेटिव में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिलेटिव कौन है, यहाँ पे वाटर है, कि अगर हम वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब वाटर जो है हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड लिए, उसका डेंसिटी नाप लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी कितना है वही क्या बताता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। मान लो क्या मटेरियल है उसका डेंसिटी जो है वो रो है, मान लो रो एम है, तो इसका डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी, या आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा ये क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटी का है, ml/2 मतलब डायमेंशनलेस हो गया, इसको आप 1 भी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ मोस्ट पॉइंट स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, कि आप जैसे मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे वहां वेट मतलब W बराबर mg, m क्या होगा आपका रो इंटू वी, ठीक है, और आपका आ गया रो v इंटू जी। यहाँ वॉल्यूम क्या है 1 है, तो आपको क्या हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू जी, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। तो कहने का मतलब कि स्पेसिफिक वेट को डिनोट करते हैं हम गामा से, गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका रो जी, गामा इज इक्वल होता है रो जी, और इसका डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हो कितना है, डेंसिटी का कितना हो गया आपका केजी पर मीटर क्यूब, और उसका हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका उसका यूनिट हो जाएगा। तो आई थिंक समझ आ गया कि स्पेसिफिक वेट को गामा से डिनोट करते हैं और गामा इज इक्वल टू रो जी होता है। ओके, नाउ सबसे मोस्ट पॉइंट आता है विस्कोसिटी। आई थिंक विस्कोसिटी को समझना इजी है, क्योंकि आप इसको सिंपल है कि जिस तरह से कि मान लो कि जिसे ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट के बीच में हुआ, उसी तरह अगर आप मान लो कि कोई बकेट में पानी है, तो उसको विजुअलाइज करते हैं हम सब जनरली लेयर के बीच, हम देख लेते हैं कि उसको लेयर मतलब फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर में बटा हुआ है, मींस कि एक लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, उसको विजुअलाइज करते हैं कि वो लेयर बाय लेयर बटा हुआ है इस तरह से लेमिनार फ्लो के केस में। तो ये हम और उस दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है और जो फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। और यहाँ से मीन्स करने का मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा होगा, जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो डिफरेंस होता है कि कितना स्पीड से हम ये du/dy के मतलब कि इस दोनों के दो लेयर है, उस दोनों लेयर के बीच में क्या वेलोसिटी है और क्या दूरी है। मान लो कि दोनों बीच में लेयर के बीच में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा विस्कस लगेगा, लेकिन ये ऊपर y ज्यादा है तो कम लगेगा, वही है du के प्रोपोर्शनल है और dy के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस du के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और dy के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से जो आपका
एक्चुअली यहाँ जो ये जो फोर्स बाय एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। और यहाँ से जो फोर्स बाय एरिया जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली आएगा वो आता है म्यू डी बाई डी वाई, और आप इसको डिफाइन कर सकते हो सीएल स्ट्रेस से। तो ये जो फॉर्मूला आया ये आपको ये बताता है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये बताता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी होता क्या है, और आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अभी तो कॉन्सेप्ट अभी अगले वीडियोस में हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपका सरफेस टेंशन भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आगे वाले वीडियोस में देख सकते हैं। विद दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ अगर सजेशंस देना हो या कुछ टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, और उस पर वीडियोज बनाने की कोशिश करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि कोई भी अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोस।